Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो गाइस, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर। लास्ट लेक्चर में हमने एटम के बारे में पढ़ा था, उसकी साइज कैसे गिनते हैं, एटम का रेडियस कैसा होता है। इस लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज द मास ऑफ एन एटम। एटम का मास क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस एंड इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। अब आपको बता दूं, एक टर्म होती है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास या फिर उसी को कहते हैं मास ऑफ एटम। तो ये एटॉमिक मास गिनते कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा सा बताया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, आपको एटम का स्ट्रक्चर पता है कि एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि हार्ड होता है, और एटम के बाहर क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं। लेकिन अभी हमको ऑर्बिट्स की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, टू पार्टिकल्स होते हैं। और वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी वो न्यूट्रल होता है। तो एटम का मास कैसे गिनते हैं, जितने भी एटम में प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जितने भी एटम्स में प्रोटॉन हैं और जितने भी एटम में न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो उसका जो नंबर है, वो उसका जो वैल्यू है, वही होता है एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ एटम। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, द नंबर p प्लस n इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है। तो जो p प्लस n है, p प्लस n यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में, ये दोनों ही पार्टिकल कहाँ होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में, इसे ही कहा जाता है एटॉमिक मास नंबर। अब मुझे बताइए कि अगर एक एटम है, एटम में 3 प्रोटॉन है, ठीक है, 3 प्रोटॉन है और साथ में 4 न्यूट्रॉन है, तो मुझे बताइए कि एटम का मास कितना होगा। तो हमने अभी पढ़ा कि एटम का मास कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है यानी 3 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो 4 प्लस 3 हो गया 7। तो इस एटम का मास कितना है, 7। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक मास को। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों पार्टिकल्स को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। एन एटम इज वेरी वेरी टाइनी, देन हाउ डू वी डिटरमाइन इट्स मास। Scientists who struggled with this question, it was not possible for scientists of 19th century to measure atomic mass accurately. अब हुआ क्या कि एटम ऑलरेडी इतना छोटा है, ठीक है, तो एटम को हम जब देख ही नहीं सकते तो हम उसका मास गिनेंगे कैसे आखिर, राइट। तो साइंटिस्ट को भी इसमें बहुत प्रॉब्लम आने लगी। फिर फाइनली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने इसका रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने क्या बोला कि हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जिसका नाम है रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। अब रिलेटिव मास से क्या समझ में आता है कि वो कोई एटम ले लेंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसको मान लिया कि इसका मास 1 है, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। तो इसको कंपेयर करके बाकी के एटम्स का मास गिनेंगे कि दूसरा एटम है कार्बन, तीसरा एटम है सोडियम, ठीक है। तो कार्बन का मास हाइड्रोजन को कंपेयर करके गिनेंगे। अगर इसका 1 है तो मान लीजिए जो कार्बन एटम है वो 3 गुना बड़ा है हाइड्रोजन से, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि वो 3 गुना बड़ा है। और सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से 10 गुना बड़ा है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, 10। तो ऐसे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में गिनेंगे हम मास को, उसे ही कहा जाता है रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। तो a reference atom was required for expressing the relative mass of an atom. The hydrogen atom being the lightest was initially chosen as the reference atom. अब हुआ क्या, हम रिलेटिव कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिव मास को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई तो एटम चाहिए ना जिसको हम कंपेयर करके दूसरे एटम्स का मास बता सकें, तो वो एटम कौन सा ले, हाइड्रोजन ले, सोडियम ले, कार्बन ले, नियॉन ले, कौन सा ले। तो उसमें साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने क्या किया, फाइनली उन्होंने चूज़ किया हाइड्रोजन। अब उन्होंने हाइड्रोजन ही क्यों चूज़ किया, कोई और क्यों नहीं चूज़ किया,
क्योंकि हाइड्रोजन जो था वो सारे एलिमेंट्स में से सबसे लाइटेस्ट था। लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का था, यानी हाइड्रोजन का जो मास था वो सबसे कम था, इसीलिए हाइड्रोजन को चूज किया गया। द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैज ओनली वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस वाज एक्सेप्टेड एज 1। तो रिलेटिव मास जो था हाइड्रोजन एटम का मान लिया 1, यानी साइंटिस्ट ने मान लिया कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका मास 1 होगा और इसके कंपैरिजन में ही दूसरों का मास फिर कैलकुलेट किया जाएगा। Therefore, the magnitude of relative atomic masses of various atoms became equal to their atomic mass number p plus n। अब इसीलिए बाकी एटम्स का क्या हो गया, p plus n हो गया, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर तो उतना ही आएगा ना। तो 1 को p plus n से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1 को मल्टीप्लाई कर लो किसी और एटम के एटॉमिक मास से, तो आंसर तो उसी का एटॉमिक मास आएगा। इसीलिए एटॉमिक मास को कैसे गिनते हैं हम, p plus n, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Let us see how to express the relative mass of a nitrogen atom having accepted relative atomic mass of hydrogen as 1। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन का मास हम कैसे गिनेंगे हाइड्रोजन से कंपेयर करके, ठीक है। द मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 टाइम्स हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो नाइट्रोजन का जो मास है वो हाइड्रोजन से 14 बार ज़्यादा है, ठीक है, 14 टाइम्स ज़्यादा है हाइड्रोजन से। दिस इज हाउ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड। तो ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के हाइड्रोजन को कंपेयर करके मासेस निकाले गए कि हाइड्रोजन से कौन कितना बड़ा है। छोटा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन जो था उसका मास सबसे छोटा था। ऑन दिस स्केल द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ मैनी एलिमेंट्स केम आउट टू बी फ्रैक्शनल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारे एटॉमिक मासेस फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल यानी पॉइंट में आने लगे। जैसे कोई एटम है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम है, इसका मास है 1। कोई एक एक्स एटम है, उसका मास जो था मान लीजिए 3.5 गुना बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स जो है वो 3.5 टाइम्स ज़्यादा ग्रेटर है हाइड्रोजन से। तो ऐसे आंसर्स जो थे वो पॉइंट में आने लगे, फ्रैक्शन में आने लगे। देयरफॉर इन द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट एटम्स वर चूजन एज रेफरेंस। फाइनली इन 1961 कार्बन एटम वॉज सिलेक्टेड एज द रेफरेंस एटम। अब ऐसे ही करते करते बहुत सारे एटम्स को ट्राई मारा गया कि चलो हाइड्रोजन से अगर हम कर रहे हैं कंपेयर तो क्या हो रहा है, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, इसीलिए हम दूसरे एटम से ट्राई करते हैं, शायद फ्रैक्शन में आंसर ना आए। तो हमें फ्रैक्शन में आंसर क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उसमें बहुत दिक्कत आती है, इसलिए हम कभी भी फ्रैक्शन को अवॉइड करते हैं। तो फिर फाइनली बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स के बाद कार्बन को चूज़ किया गया एज द रेफरेंस एटम। मतलब अब सभी एटम्स का जो मास है वो कार्बन के रेफरेंस में बताया जाता है। इन दिस स्केल द रिलेटिव मास ऑफ कार्बन एटम वॉज एक्सेप्टेड एज 12। अब जो कार्बन का रिलेटिव मास था वो था 12। जैसे हाइड्रोजन का हमने 1 मान लिया था, वैसे ही कार्बन का क्या मान लिया, 12 मान लिया। The relative atomic mass of one hydrogen atom as compared to the carbon atom becomes 12 into 1/12, that is 1। अब क्या हुआ, कार्बन एटम का 12 है तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से 12 गुना छोटा है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है कार्बन से 12 गुना छोटा है। तो हमने क्या किया, 1/12। कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1/12। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 इंटू 1/12, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1 आ गया डायरेक्टली। तो इसमें 1 में कोई फ्रैक्शन नहीं आया, डायरेक्ट 1 आंसर आ गया, इसीलिए कार्बन जो था वो सुटेबल था। मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज अप्रॉक्सीमेटली 1। तो जब रिलेटिव एटॉमिक मासेस हम गिनते हैं तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 ही होता है। मतलब एक प्रोटॉन है तो उसका मास हो जाएगा 1, जो भी यूनिट होगा, ठीक है, यूनिट हम आगे पढ़ेंगे। और एक न्यूट्रॉन है तो एक न्यूट्रॉन का मास भी हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स इन द चार्ट बिलो आर गिवन, यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ एटम्स का आपको दिया हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सब एटॉमिक मास है और ये एलिमेंट्स है तीनों। तो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है कुछ का, और कुछ का आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 1 दिया हुआ है, हेलियम का 4 दिया हुआ है, लिथियम का 7, ऐसे ही सब कुछ दिए हुए हैं। जनरली एक बात होती है कि एटॉमिक मास जो है ना वो एटॉमिक नंबर से हमेशा डबल होता है। जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है,
हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन का मास भी कितना दिया हुआ है, सॉरी एटॉमिक मास भी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है हाइड्रोजन के केस में। लेकिन हेलियम का केस देखिए, हेलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 2, तो हेलियम का जो एटॉमिक मास है वो हो गया 4, यहाँ पे डबल हो गया ये, राइट। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6, तो कार्बन का एटॉमिक मास देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो ये भी डबल हो गया। तो जनरली बहुत सारे केसेस में डबल हो जाता है। तो आपको अगर एटॉमिक नंबर याद है तो आपको एटॉमिक मासेस भी इजीली याद हो जाएंगे। हाँ, कुछ कुछ का अलग भी होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का डबल नहीं है, लिथियम का डबल नहीं है, बाकी सबका तो लगभग डबल के पास में ही है, ठीक है। तो आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए बिल्कुल 1 से लेके 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए कि 1 एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का है, हाइड्रोजन का है, हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, ऐसा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग गूगल से सर्च कर सकते हो एटॉमिक नंबर क्या है और 1 to 20 क्या होते हैं। 1 to 30 याद है आपको तो बहुत अच्छी बात, इतने नहीं होते हैं तो एटलीस्ट 1 to 20 तो आपको याद होने ही चाहिए, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टुडे वी हैव एक्यूरेट methods for measuring the mass of atom directly. Hence, instead of relative mass, unified mass have now been accepted as the unit of atomic mass. It is called as Dalton. Its symbol is U. 1 U is equals to 1.66053904 into 10 to power minus 27 kg. तो ये जो कार्बन से कंपेयर कर करके हम मासेस निकाल रहे हैं, ये जो तरीका है ना, ये पुराना हो गया, ठीक है। अब क्या आ गया, एंड्रॉइड ज़माना आ गया। तो हमारे पास अच्छे अच्छे तरीके हैं कि हमारे पास एक्यूरेट मेथड्स हैं कि हम क्या कर सकें, एटम के मास को गिन सकें। इसीलिए अब एक कंसेप्ट आया है यूनिफाइड मास का। अब जब भी हम एटम के मास को गिनते हैं तो यूनिफाइड मास में गिनते हैं, और एटम के मास का जो यूनिट है वो होता है डाल्टन, और डाल्टन का सिंबल होता है U। जैसे इसको यूज़ कैसे करेंगे हम, कि अगर कार्बन है उसका मास एटॉमिक मास 12 है, तो सिर्फ 12 तो नहीं लिख सकते ना, आगे क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट, और यूनिट क्या है, डाल्टन। तो इसको हम पढ़ेंगे 12 डाल्टन, इसको पढ़ेंगे 12 डाल्टन, क्योंकि डाल्टन का सिंबल कितना है, U। और 1 डाल्टन इज इक्वल्स टू ये आपको वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए कि 1 डाल्टन इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, ठीक है गाइस, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। केमिकल सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि मैंने आपको बताया, मैं जब भी आपको हाइड्रोजन बोल रही थी या कार्बन बोल रही थी तो मैं ऐसा पूरा नहीं लिख रही थी, ना मैंने कभी पूरा ऐसा हाइड्रोजन लिखा, ना मैंने कभी ऐसा पूरा कार्बन लिखा। इंस्टेड मैं क्या लिख रही थी, सिर्फ हाइड्रोजन को H लिख रही थी, कार्बन को C लिख रही थी, सोडियम को Na लिख रही थी, राइट। तो मैं ऐसा लिख रही थी। तो ये जो है ना, इन्हें कहा जाता है केमिकल सिंबल्स। ये सिंबल है एलिमेंट के, इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म में ये यूज़ करते हैं, पूरा पूरा लिखते नहीं बैठते, ठीक है। तो सिंबल्स बनाए जाते हैं एलिमेंट्स के। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाउ इज़ एन एलिमेंट इंडिकेटेड इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में टोटल एलिमेंट्स हैं वो होते हैं 118, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना, पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में। पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स होते हैं 118, और हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल है, केमिकल सिंबल है। राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, यू नो, आपको जो भी एलिमेंट्स के सिंबल पता है आप लोग लिखो, और आपको इनके सिंबल्स लिखने हैं। आयरन का जो सिंबल है वो होता है Fe, गोल्ड का जो सिंबल है वो होता है Au, गोल्ड का जो लैटिन नाम है वो होता है ऑरियम, इसीलिए उसका सिंबल होता है Au। सिल्वर का होता है Ag, फिर आता है मर्क्यूरी, वो होता है Hg, ठीक है। लेड का जो सिंबल होता है वो होता है Pb यानी लेड। सोडियम का सिंबल मैंने आपको बताया होता है Na, और बच गया हमारे ये एंटीमनी। एंटीमनी का सिंबल होता है Sp, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाल्टन यूज्ड सर्टेन साइन रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। तो डाल्टन ने क्या किया, एलिमेंट्स के लिए कुछ साइन यूज़ किया, इन्हें को कहा जाता है सिंबल। अभी हम सिंबल यूज़ करते हैं, बट डाल्टन ने क्या किया था, उस टाइम पे सिंबल्स यूज़ नहीं करते थे। सिंबल्स तो बाद में आए, तब यूज़ किया जाता था, साइन यूज़ किया जाता था। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए ये वाला साइन यूज़ करता था, बीच में डॉट और साइड में ऐसा राउंड, उसको बोलते थे हाइड्रोजन।
कार्बन के लिए ये यूज़ करते थे, यानी ये कॉपीराइट जैसा लग रहा है, ठीक है, तो ये कार्बन। फिर टुडे वी यूज़ द सिम्बॉल्स डिटरमाइंड बाय आईयूपैक। आज जो हम सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं वो आईयूपैक ने दिए हुए हैं। आईयूपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे सिम्बॉल, सारे रिएक्शंस या सारे कंपाउंड्स के नाम डिटरमाइन करता है। These are official names and symbols and are used all over the world. The current method of choosing chemical symbols is based on method invented by Berzelius. तो आज जो हम symbols यूज़ करते हैं वो मेथड डेवलप की थी बर्जेलियस ने, ठीक है। पहले की जो ये वाली मेथड थी ये डेवलप की थी डाल्टन ने, आज की मेथड डेवलप की है बर्जेलियस ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज आइदर द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट एंड सेकेंड another specific letter in its name of the two letters, first is capital and second is small. तो आज जो हम सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है, H, तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H। या तो फर्स्ट लेटर होगा या फिर पहले के दो लेटर्स होंगे, जैसे सोडियम है तो सोडियम का हम यूज़ करते हैं Na, ठीक है। तो एस क्यों नहीं यूज़ किया हमने, सोडियम का तो फर्स्ट लेटर एस है, एस इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि एस जो है वो सल्फर का ऑलरेडी है, तो हमने क्या यूज़ कर दिया Na। तो जब हम Na लिख रहे हैं तो N जो है वो कैपिटल है और A जो है वो स्मॉल है, तो हमेशा ही सिंबल में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड स्मॉल होगा। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg। अब इसका सेकंड लेटर तो A है, तो हमने Ma क्यों नहीं लिखा, क्योंकि Ma जो है वो ऑलरेडी किसी और का होगा, राइट। तो Mg यूज़ करते हैं, तो M कैपिटल है और G जो है वो स्मॉल है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अगेन आप लोग इसी को रिवाइज कीजिए जाते जाते। अगेन फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए, और क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर बिल्कुल याद से। और टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय स्टडिंग। Miska, Muska, Mickey, Miska, Muska.